नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां देवभूमि में बढ़ रहे कोरोना के मामले। देहरादून में 2 नए और मामले सामने आए हैं। बता दें कि 2 युवकों में कोविड की पुष्टि हुई है। दोनों को घर पर क्वारंटाइन कर दिया गया है। राज्य में कोविड के 13 मामले सामने आए हैं। सरकार स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां 2 युवकों में कोविड की पुष्टि हुई है और अब कुल मामले उत्तराखंड के अंदर 13 हो चले हैं। बता दें कि लगातार बढ़ते कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर है। सरकारें भी अलर्ट हैं, क्योंकि देवभूमि में चारधाम यात्रा भी चल रही है। देश और विदेश से लोग चारधाम के लिए आ रहे हैं, इसलिए सतर्कता और बढ़ा दी गई है। जिन 2 युवकों में कोविड की संक्रमण पाया गया है, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब कुल मामले 13 हो चुके हैं पूरे राज्य में। सरकार स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है और हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका जुड़ चुकी हैं। उनसे बातचीत कर लेते। दीपिका, कुल मामले 13 हो गए हैं, 2 नए और मामले सामने आए हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक कुल मिला के 13 मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 8 जो है वो रिकवर हो चुके हैं। 2 मरीज ऐसे हैं जो दूसरे राज्य में जा चुके हैं, माइग्रेट हो चुके हैं। इसी के साथ 3 ऐसे मरीज हैं जो अभी भी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। इनमें से 1 मरीज आरोग्य धाम अस्पताल में, निजी अस्पताल में भर्ती है और 2 लोग ऐसे हैं जो घर में ही क्वारंटीन है, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी लक्षण ऐसे दिखते हैं, बुखार, जुखाम, नज़ला, खांसी, तो तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और कोरोना की जांच कराएं। और जो क्वारंटीन है वो घर पे भी हो, अगर ज़्यादा आवश्यकता है तो। और अगर नॉर्मल सिम्टम्स है, नॉर्मल ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो वो घर में क्वारंटीन हो सकता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी की बात है और चिंता का विषय वो ये है, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है। ऐसे में अधिकतर जो यात्री हैं, लाखों की संख्या में बाहरी राज्य से उत्तराखंड आते हैं। तो सरकार के सामने बड़ी चुनौती ये है कि कोरोना के जो टेस्ट होते हैं वो किस तरीके से उसकी व्यवस्था की जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बॉर्डर पर चेकिंग होती है, लेकिन फिर भी कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो जैसे तैसे पुलिस से बचकर निकल जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम से बचकर निकल जाते हैं और जो टेस्ट है वो नहीं करते हैं और उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है तमाम लोगों को। पिछले बार जब ये कोविड हुआ था तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, जिसमें एक व्यक्ति के कारण कई लोगों को कोरोना हो गया था। तो ऐसे में बॉर्डर पर सतर्कता बरतने की पुलिस प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग की टीम को ज़रूरत है। और ऐसे निर्देश दिए भी गए हैं कि जो सीमा है हमारी, जैसे नारसन बॉर्डर हो गया, पोंटा साहिब हमारे हिमाचल बॉर्डर हो गया, वहाँ पर जो है पुलिस चेकिंग करे, स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो कोविड की जांच करे, RT-PCR करे, ताकि ये पता लग सके कि किसी में कोई कोरोना के लक्षण तो नहीं है। और अगर उन्हें कोई ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें बॉर्डर पर ही रोका जाए, वहीं क्वारंटीन किया जाए। तो कह सकते हैं कि सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है चारधाम यात्रा को लेकर, जिस तरीके से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 13 मामले कुल हो चुके हैं उत्तराखंड के अंदर और लोगों से कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई संक्रमण पाया जा रहा है आपके अंदर तो खुद ही क्वारंटाइन हो जाए। और क्या कुछ सतर्कता बरती जा रही है? स्वास्थ्य महकमा तो देखिए अलर्ट पर है, अस्पतालों में तो साफ तौर पर। लेकिन अगर बात करें पिछली बार जिस तरीके से कोरोना की लहर आई थी और ऑक्सीजन की सबसे बड़ी कमी देखी गई थी, उसको लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं अस्पतालों में? जी बिल्कुल, देखिए जब उत्तराखंड में कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आया था और देश के जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर मरीज सामने आए थे, तो तभी से उत्तराखंड सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर आ गया था। जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने तमाम डॉक्टरों को ये निर्देश दिए थे कि जितने भी किट होते हैं जिससे टेस्ट किया जाता है उनको तैयार रखा जाए, प्रॉपर मात्रा में रखा जाए, ताकि अगर अधिक संख्या में लोगों को ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उनको जो किट है उसकी कमी ना हो। इसी के साथ जो बेड है उनकी पर्याप्त व्यवस्था जो है वो की जाए, ताकि लोगों को क्वारंटीन जो अस्पतालों में किया जा सके, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। इसी के साथ जितने भी तमाम जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो प्रॉपर मात्रा में मिले और सरकारी जो अस्पताल हैं वहाँ पर भी जो दवाइयाँ हैं वो मिले, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब ज़्यादातर मरीज संख्या सामने आते हैं तो ऐसे में बाहर की दवाई जो है उन्हें लिखी जाती है और जो गरीब होता है उसके पास इतना जो आर्थिक जो मजबूती नहीं होती है कि वो बाहर से महंगी दवाइयाँ ले सके। तो तमाम चीज़ों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने
ने निर्देश दिए हैं डॉक्टरों को कि वो तैयार रहें, तमाम जो बेड है उनकी व्यवस्था की जाए, जो किट है कोरोना का जो टेस्ट होता है उस किटों को जो है प्रॉपर मात्रा में रखा जाए, ऑक्सीजन जो सबसे जरूरी होता है हमने देखा पूरी व्यवस्थाएं की गई है और अब जरूरत है लोगों को सतर्क रहने की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चले आगे बढ़ते हैं। जहां हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ वात्सल्य गंगा आश्रय का लोकार्पण किया। इस मौके पर दिल्ली मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री सोमवार को बद्रीनाथ और केदारनाथ जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में वो दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली बनाएंगी। देवभूमि की शुभकामनाएं, यहाँ के देवों का वो आशीर्वाद ले रही हैं। कल बद्रीनाथ जी और केदारनाथ दोनों जगह की उनकी यात्रा है। मेरी तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं हैं कि उनका कार्यकाल बहुत यशस्वी हो और दिल्ली जो लंबे समय से जिन अपेक्षाओं की आवश्यकता है वो अपेक्षाएं उनके कार्यकाल में पूरी हों और 27 सालों के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो वहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली बनाएगी, अच्छी दिल्ली बनाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने का काम उन्होंने किया है। वो सारे कार्य उनके सफल होंगे। उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है और पहले दिन से संकल्प लेकर वो काम कर रही हैं। निश्चित रूप से उनके संकल्प गंगा मैया की कृपा से और यमुना महारानी की कृपा से पूरे होंगे। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची, जहां दिल्ली सीएम का परमार्थ निकेतन आश्रम के परमाध्यक्ष चिदानंद सरस्वती महाराज ने स्वागत किया। दिल्ली मुख्यमंत्री ने गंगा पूजा और गंगा घाट पर गंगा आरती भी की और मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मसूरी में अपने परिवार के साथ प्रवास करने के बाद भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली लौट गए। इससे पहले उन्होंने एक निजी होटल में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मसूरी एक हिल स्टेशन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी है। ये बहुत अच्छी जगह है, इसलिए इसको क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। रामनाथ कोविंद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सही मायने में देश की एकजुटता का प्रतीक है और हर देशवासी को लगता है कि हमें दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। मसूरी एक न केवल हिल स्टेशन है बल्कि एक मैं इसे आध्यात्मिक केंद्र मानता हूँ। यहाँ पर सुख भी है, शांति भी है, संपन्नता भी है। पहले भी मैं आता था, संयोग से जब राष्ट्रपति था उन दिनों नहीं आना हुआ, लेकिन बहुत अच्छी जगह है और इसीलिए शायद इसको क्वीन ऑफ हिल्स ऐसा कहा जाता है। देश और विदेश के बहुत सारे लोग आते हैं मेरी मसूरी वासियों, और यहाँ जो आगंतुक टूरिस्ट आते हैं उन सब के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सिंदूर की सफलता क्या एक सही मायने में एक देश की एकजुटता का प्रतीक है और हर देशवासी को लगता है कि हमें बी फिटिंग जवाब देना चाहिए था दुश्मन को, और वो जवाब दिया गया। सेना के शौर्य और पराक्रम को हम सब नमन करते हैं, देश को उन पर गौरव है। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तरकाशी जिले के मोरी विकासखंड के गैंचवाड़ गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। ग्रामीणों ने कृषि मंत्री जोशी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जोशी ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया, जिनमें कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य और अन्य विभागों ने किसानों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने एपी मिशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों को चेक भी वितरित किया। उन्होंने कहा, इससे किसानों को वैज्ञानिकों को और संबंधित संस्थाओं से प्रत्यक्ष संपर्क का अवसर मिलेगा। उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे साथ गुनियाल गांव से की और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री हर ब्लॉक में जाकर इस काम को कर रहे हैं। कल मैं नैनबाग नौगांव ब्लॉक में था,
आज मैं बोरी ब्लॉक में हूँ, घचाण गांव में, और इस योजना का उद्देश्य 12 तारीख तक सब किसानों के बीच में जाएंगे और नई तकनीक से कैसे अपने उत्पाद को बढ़ाएं, किस प्रकार का बीज डालें, किस प्रकार की खाद डालें, इसकी जानकारी देंगे। और आज मैं उत्तराखंड की सबसे रिच बेल्ट रमाई घाटी में हूँ। यहाँ के किसान उन्नतिशील किसान हैं। जीरो पलायन किसी क्षेत्र से हुआ तो ये क्षेत्र है। इस अवसर पर कुछ मांगे यहाँ के किसानों ने की है। रामनगर के गौजानी क्षेत्र में कब्रिस्तान में कब्र खोदने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब एक युवक कब्र में लेटकर सोशल मीडिया पर लाइव आने लगा। इस पूरे मामले को लेकर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधायक ने कहा कि उन्होंने इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री धामी को दी है। मुख्यमंत्री ने मामले की पूरी जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि घटना के दिन वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी जांच की विषय है। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी और एसएसपी से बातचीत कर कार्रवाई की मांग की है। मैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर देहरादून गया था, माननीय मुख्यमंत्री से बात था। तो इसी बीच में जो गौजानी कब्रिस्तान का जिस प्रकार से एक दुर्घटना हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे पूछा, क्योंकि जब मैं उनसे मिला तो उनको भी पूरी जानकारी थी। तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये इस तरह की घटना हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने जांच का पूरा भरोसा दिया और उन्होंने अपने PRO से कहा कि इसकी जांच के लिए हम आदेश किए जाएं। तो मुझे लगता है कि उसकी जांच और होनी भी चाहिए। एक बार पता तो चले क्या है। बार बार हर वर्ष से तब उठता है, गांव वाले अलग कहते हैं, ये कुछ अलग कहते हैं। तो जो स्थिति होगी तो जांच में जिस प्रकार से सारी पता चलेगा कि क्या स्थिति है तो उसके सारी स्थिति क्लियर होगी। रामनगर में कब्र खोदने को लेकर फैला विवाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर बड़े स्तर पर फैल चुका है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने आदेशित किया है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता कर यह बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सम्मुख यह बात रखी कि रामनगर में माहौल बिगाड़ने का प्रयास जिस व्यक्ति द्वारा किया गया वह कब्र में लेटकर लाइव वीडियो चला रहा था सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर लाइव चलाने के बाद रामनगर में माहौल को भड़काने का प्रयास किया गया, जिसकी दीवान सिंह बिष्ट ने जांच की मांग की थी, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय दीवान सिंह बिष्ट विधायक ने यह भी कहा कि जिस दिन यह विवाद हुआ था उस दिन अधिकारी और कर्मचारियों की जाँच होनी चाहिए। संवेदनशील क्षेत्र होते हुए भी क्या इन्होंने इतना माहौल को तूल पकड़ने क्यों दिया? हालांकि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब जांच एक SIT टीम गठित हो चुकी है, जिसमें उप जिलाधिकारी द्वारा 4 पटवारी और कानूनगो के तहत उस जगह की जांच की जा रही है। आखिर यह जो ज़मीन है वह वक्फ बोर्ड की है या किसी व्यक्ति की है क्या, या इसे माहौल बिगाड़ने का प्रयास क्यों किया गया? कार्तिक बिष्ट, हिंदी खबर, रामनगर। खबर डोईवाला से है, जहां वन विकास की ओर से सौंग नदी पर बक्सरवाला और कालूवाला में खनन की स्वीकृति को लेकर विरोध करा गया। प्रदर्शनकारी किसानों ने तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए नाराजगी जताई। उनका कहना है कि खनन कार्य का असर क्षेत्र की कृषि पर पड़ेगा। खनन होने से सिंचाई व्यवस्था बाधित होगी। वहीं पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष डबल सिंह भंडारी ने बताया कि खामियाजा क्षेत्र के हजारों किसानों को भुगतना पड़ेगा। माजरी ग्रांट के ग्राम प्रधान अनिल पाल ने कहा कि खनन स्वीकृत लॉट के लिए किसानों का शोषण बंद करो, किसानों को शोषण बंद करो। उस जगह पे जो है हमारा डोईवाला क्षेत्र में जो ग्राम है, जैसे कि माली ग्राम है, चौनवाला है, भानीवाला है, इन क्षेत्रों में जो है किसानों की भूमि के लिए जो है पानी वहाँ से जाता है, जल स्रोत वहाँ पर है। वहाँ पर अगर खनन पट्टा से खनन होगा तो वहाँ पे जो है जो जल स्रोत है वो गहराई पे चले जाएंगे और आने वाले समय में जो है वो वहाँ का पानी सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ की जो किसान है पूरा उनकी जो आजीविका है उसी खेती पर निर्भर है और उसी वहीं से जो है पानी पूर्व के वर्षों से चलता आ रहा है। तो इससे जो है काफ़ी लोगों में रोष है, किसानों में रोष है और लोगों का कहना है, किसानों का कहना है कि अगर ये पट्टा वहाँ पर चला तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे।
इसकी मुख्य वजह ये है कि जो सोंग नदी का एक पर्टिकुलर 2 किलोमीटर का एक पार्ट है जो जौली नहर के हेड से शुरू होता है और अल्लाह रखी नहर के हेड तक जाता है। लगभग 2 किलोमीटर का ये पार्ट है सोंग नदी का, जिसमें राउंड द ईयर पानी रहता है। और जितनी नहरें हैं इस क्षेत्र में, जितनी भी नहरें हैं, सब उसी 2 किलोमीटर पार्ट के अंदर से निकलती हैं। जो एक तरह से मैं अगर ये कहूँ कि ये लाइफ लाइन है इस इलाके की, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो जो नहरें वहाँ से निकलती हैं उनसे लगभग 40,000 बीघा जमीनों की सिंचाई है। और पिछले 5 साल, पिछले बार भी 5 साल के लिए 2011 से 16 तक वन विकास निगम ने खनन किया है उस नदी में। उसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्वार्प के पास सड़क का एक हिस्सा टूटकर नदी में जा गिरा। बता दें, हादसे के बाद आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। रविवार दोपहर तक दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। पहाड़ी की ऊपरी हिस्सा काटकर सड़क चौड़ी की गई, जिसके बाद दोपहर में एक एक कर वाहनों को निकाला गया। भारी वाहन चालकों को घंटों इंतजार करना पड़ा। ड्राइवर ने कहा कि वो रात 8 बजे से फंसे हैं और 16 घंटे बाद भी कोई मदद नहीं मिल पा रही। एनएच के अधिकारियों के मुताबिक हादसे के बाद सिर्फ 2.5 मीटर सड़क बची थी। सुरक्षित निकासी के लिए ऊपर से करीब 1 मीटर पहाड़ काटा गया है। सड़क के खट साइड की ओर का थोड़ा सा पहाड़ गिर गया था, तो उससे सड़क की चौड़ाई कम बची थी, तो उसमें बड़ी गाड़ियों को दिक्कत थी, कहीं धंस न जाए नीचे, तो इसलिए थोड़ा अंदर को चौड़ीकरण, मतलब कटिंग करके चौड़ीकरण करने का हमारा प्लान था। तो आज उसको सुबह से हमने शुरू कर दिया कटिंग करना यहाँ पर। तो चौड़ी करके उसको आधे 1 घंटे के अंतर पर गाड़ी निकाल भी दी थी एक बार, फिर दोबारा से थोड़ा कटिंग करी गई, फिर से उसको गाड़ियाँ निकल रही हैं अभी, सारी छोटी गाड़ियाँ। बड़ी गाड़ियों के लिए क्या? बड़ी गाड़ियों के लिए अभी देख रहे हैं कि कितनी जगह उस पर बची है, नहीं है, क्या है। अगर नहीं बची है तो थोड़ा और अंदर कटिंग करेंगे, अगर निकल जाती हैं तो फिर अभी गाड़ी निकलेंगी। सर ये कह रहे हैं एसपी साहब ने मना कर रखा है, कल शाम 8 बजे से रोक के रखा है हमें यहाँ पे। ये रोड बंद होने की वजह से हमको कल रात 8 बजे से रोक के रखा है। क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं एसपी साहब ने मना कर रखा है यहाँ से जाने के लिए। पहले बता। तो यहाँ पर आपके खाने पीने और चीज़ों की व्यवस्था क्या? कोई व्यवस्था नहीं है सर, यहाँ पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ ना कोई चाय पानी कुछ नहीं है, यहाँ खाली खड़े करके रखा है। पर्यटन नगरी रानीखेत में 9 महीने पहले हुए भूस्खलन की जद में राजकीय अस्पताल की इमारत का एक हिस्सा आ गया था, जो आज भी जीव का त्यों पड़ा हुआ है। 45 बेड के 2 वार्ड घटना के समय से बंद कर दिए गए थे, जो आज भी बंद पड़े हुए हैं। क्षेत्र के भाजपा विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल कई बार निरीक्षण कर जल्द काम शुरू करवाने की बात कह चुके हैं, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। वहीं अब फिर बरसात शुरू होने वाली है, ऐसे में भारी दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। राजकीय अस्पताल की ये हालत है, 2 वार्ड इससे प्रभावित हुए हैं। आज भी ये वार्ड बंद हैं। बारिश में भारी नुकसान देखा गया। जैसा कि सर्वविदित है कि हमारे यहाँ अभी लिमिटेड वार्ड हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जैसा कि भूस्खलन होने के बाद जो है हमारे जो वार्ड की संख्या है, जो नंबर ऑफ बेड्स की संख्या है, वो कम हो गई है। फिर भी हम जो है प्रयासरत हैं कि हम जो है अभी मरीज को, जो कोविड के मरीज हैं विशेषता, अन्य मरीजों के अलावा, उनके लिए हम जो है, जैसे हमने आज मॉक ड्रिल पीएसए प्लांट के लिए करी है, हमारे यहाँ ऑलरेडी पीएसए प्लांट जो है वो संचालित किया जा रहा है, पर उसमें अभी कुछ कमियाँ आ गई थी, त्रुटि थी, तो उसके लिए भी हमने अपने स्तर से उसमें उसके सुधार हेतु गैसकॉम कंपनी को जो है पत्राचार करते हुए जो है उसको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं, जिससे हम उसको पुनः संचालित कर सकें। देहरादून के एक प्री प्रिपरेटरी स्कूल से जुड़े हॉस्टल में मानसिक रूप से अक्षम 2 भाइयों के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने स्कूल और हॉस्टल का निरीक्षण किया। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने बताया कि स्कूल का संचालन दिल्ली में पंजीकृत एक ट्रस्ट कर रहा है, जिसके लिए किसी प्रकार की शैक्षणिक मान्यता नहीं ली गई। उन्होंने बताया कि टीम के निरीक्षण में हॉस्टल की स्थिति काफी जर्जर मिली, वहां किसी भी प्रकार की सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। डॉक्टर खन्ना ने बताया कि फिलहाल प्री प्रिपरेटरी स्कूल को बंद कर दिया गया है। बाल कल्याण समिति और संबंधित विभागों की निगरानी में इसे पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। कारगिल में कहीं पर एक विद्यालय चल रहा है जो प्रिपरेटरी स्कूल की तरह चल रहा है दिव्यांगों के लिए।
और उसी के एक्सटेंशन के रूप में पिछले 1 साल से किराए के 4 कमरों में फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने ये हॉस्टल फैसिलिटी शुरू करी, जिसका इन्होंने गूगल के माध्यम से प्रचार किया हुआ था। लेकिन वहां जाकर मुझे हॉस्टल जैसा कुछ भी वहां पर नजर नहीं आया। बहुत डिंजी कमरे थे, ना रोशनी ना लाइट, और जो रख रखाव था वो भी बहुत शैबी था, मतलब सफाई के नाम पे। हालांकि किचन रिलेटिवली ठीक था। सिक्योरिटी के वाइज भी वो दिव्यांग बच्चों के लिए तो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे है और कोई ऐसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मुझे नहीं दिखे। तो पहला सवाल तो ये है कि हम छात्रावास कैसे चला सकते हैं बिना किसी अनुमति के। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र के बंजारावाला से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। बता दें कि बंजारावाला स्थित एक स्कूल में पढ़ने वाले 2 दिव्यांग बच्चों के साथ स्कूल के ही वार्डन ने मारपीट की और यौन उत्पीड़न किया, जिसके बाद बच्चों की मां ने पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस ने दिव्यांग बच्चों से जो उनकी भाषा है उसे समझने के लिए, उनसे बयान लेने के लिए विशेषज्ञों की टीम भी बुलाई। इसी के साथ मौके पर जो CCTV और DVR मौजूद थी उसे कब्जे में लिया। उसके आधार पर जो आरोपी है उसकी पहचान की गई। आरोपी जो है स्कूल का ही वार्डन निकला, जिसने बच्चों के साथ मारपीट की और उनका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया है और उसके खिलाफ जो चार्जशीट है वो अब दाखिल की जाएगी। इस मामले में इस पूरी जानकारी जो SP सिटी है देहरादून के प्रमोद कुमार उन्होंने दी है कि बच्चों की जो माँ है उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी पटेल नगर थाने में कि 2 दिव्यांग बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते हैं ढंग से। उनके साथ जो वार्डन है स्कूल का ही वार्डन, उसने छेड़खानी की है, मारपीट भी की है और इस पर जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया था। और तुरंत कुछ ही घंटे बाद गाजीपुर उत्तर प्रदेश निवासी मोनूपाल को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जो है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। खबर देहरादून के थाना पटेल नगर क्षेत्र से है, जहां एक स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग भाइयों के साथ मारपीट और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने स्कूल के वार्डन को चंद घंटे में गिरफ्तार किया। देहरादून SP सिटी प्रमोद कुमार ने जानकारी दी कि दिव्यांग और नाबालिग बच्चों को मेडिकल भी कराया गया। साथ ही दिव्यांग बच्चों की भाषा को समझने के लिए एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। इसके अलावा CCTV भी खंगाले गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बनी रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।